नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, बहुत दिनों बाद हम जो है वापस इस बोर्ड के ऊपर आए हैं जहां से हमने यूट्यूब जर्नी की शुरुआत की थी। इस बोर्ड ने हमें बहुत साथ दिया और बहुत कुछ जानकारियां भी जो है इस बोर्ड के माध्यम से हमें देखने को मिली। दोस्तों, आज हम इसी बोर्ड के माध्यम से एक नई चीज़ देखने को हमें देखने को मिलेगी। उस नई चीज़ में है तो वैसे पुरानी, किंतु हम जो महत्वपूर्ण है, जैसे बहुत सारे फार्मर भाई पोल्ट्री जो इसी पोल्ट्री फार्मिंग है इसको जो है कैसे लेते हैं समझते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा पहले बातचीत कर लें। फिर हम फीडिंग लाइन को की कीमत को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। दोस्तों, इसी पोल्ट्री फार्मिंग का जो है सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने जो है फार्म के अंदर के क्लाइमेट को कंट्रोल किया। अब वो कंट्रोल कैसे किया वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। आपने कौन सी कंपनी के लगाया इससे कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर इक्विपमेंट जो है ब्रांडेड है नॉन ब्रांडेड है इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छी है, अच्छी क्वालिटी के हैं ये मायने रखता है, और फार्म के अंदर काम कर रहे हैं ये मायने रखता है। अब दोस्तों, इसी पोल्ट्री फार्मिंग का ये कतई मतलब नहीं है कि आप जो है वहाँ पे ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन लगाएं। ये दोस्तों, ये बात अब जो है हमारे सभी के माइंड में क्लियर होना चाहिए कि वहाँ पे इसी पोल्ट्री फार्मिंग में कहीं से भी कहीं तक लिखा हुआ नहीं है कि हम जो है फीडिंग लाइन ऑटोमेटिक ही लगाएंगे तो ही हमें जो है उसको इसी पोल्ट्री फार्मिंग बोलेंगे, सेमी इसी बोलेंगे। दोस्तों, सेमी इसी या फिर इसी ये कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि अब जो मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल यूनिवर्सल सत्य हो गया, ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। किंतु दोस्तों, इसी का मतलब सेमी इसी का मतलब क्या? अरे भाई, फीडिंग लाइन आप दाना 4000 मुर्गियों को दाना हाथ से डाल रहे हो तो उसमें सेमी इसी से क्या संबंध है? अब ये मतलब इन्वायरमेंटल कंट्रोल पोल्ट्री फार्म मतलब ये हो गया कि फार्म के अंदर का आपने क्लाइमेट कंट्रोल कर लिया, इसको बोलेंगे आप इन्वायरमेंटल कंट्रोल पोल्ट्री फार्म। इसमें सेमी इसी या फिर इसी वाली कोई जगह या कोई परिभाषा नहीं होती, ठीक है ना। ये तो सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषा बना दी, ठीक है ना। मतलब जो भी हमने फार्म के अंदर को क्लाइमेट का कंट्रोल कर लिया तो वो हम इसी फार्म में हैं। अब हमें इसी फार्म में हमें मुख्यतः लगने वाली जो चीज़ है एग्जॉस्ट फैन, कूलिंग पैड और कंट्रोल पैनल। क्योंकि कूलिंग पैड पे ठंडी हवा जो पानी गिरता है वो ठंडी हवा निकलती है, एग्जॉस्ट फैन उसको बाहर निकलता है, कंट्रोल पैनल उसको डायरेक्शन देता है कि आपको इस टाइम पे ये टेम्परेचर मेंटेन करना है, इतनी ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है। ये हो गया इसी का बेसिक प्रिंसिपल। अब दोस्तों, उसके साथ में हमें जो कुछ अब एसेसरीज जो लगती है, जैसे कि आप दाने और पानी के बर्तन हमें लगते ही हैं। अब वो चाहे हम ओपन फार्मिंग करें चाहे हम इसी पोल्ट्री फार्मिंग करें, दोनों में हमें दाने के बर्तन लगते हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि दाने के बर्तन इसी फार्मिंग के अंतर्गत नहीं आते। आप चाहे तो ओपन फार्म में भी ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन और निपल ड्रिंकिंग लाइन करवा सकते हैं, ठीक है। बस ये मेरा कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य यही था। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे, क्योंकि अब चूंकि होता क्या है कि हम इसी में ज़्यादा डेंसिटी में बर्ड फार्मिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि दाना डालना या फिर वहाँ पे फार्म के अंदर मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली आप 7000, 8000, 10,000 बर्ड से ऊपर अगर आप जाते हैं तो थोड़ा दाना डालना बहुत महंगा हो जाता है, बहुत मेहनती हो जाता है, और उससे बर्ड डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि ऑलरेडी फार्म के अंदर जगह नहीं होती। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि इसी जो हम पेन फीडिंग या ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन लगवाएं। तो दोस्तों, जब भी अगर 6-7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार से ऊपर अगर जा रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन इसलिए भी बेटर रहती है कि इससे जो है वेरिएशन नहीं आएगा, बर्ड को प्रॉपर तरीके से दाना मिल जाएगा, दाना डालने में कम समय लगेगा, कम परेशानी आएगी। ये बहुत सारे उसके फायदे हैं। अब दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन के मुख्य पार्ट जो है कौन से होते हैं। ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन के इतने महंगा है वो अलग बात है, किंतु उसमें वास्तविकता में पार्ट कौन से होते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हमने इस पार्ट को अगर समझ लिया तो हम जो है देखेंगे कि ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन को हम वास्तविकता में इसकी कीमत कितनी होना चाहिए और मतलब मार्केट में हमें हमसे कितना पैसा लिया जा रहा है। ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन में मुख्यतः जो लगने वाले पार्ट हैं ये है, एक आता है मोटर। ये मोटर हमारी साधारण मोटर की तरह नहीं आती, ये मोटर आती है गियर मोटर। वास्तविकता में ये जो यहाँ एक प्रकार से इसको गियर मोटर समझिए। यहाँ पे है आपकी मोटर और यहाँ पे लगा हुआ है आपका गियर। ये मोटर हम गोदरेज की भी लगा सकते हैं, क्रॉम्पटन की लगा सकते हैं, लोकल की कोई सी ब्रांड की भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मतलब मोटर मतलब आप किसी भी कंपनी की लगा सकते हैं, या सिंगल फेज भी लगा सकते हैं या 3 फेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे लगता है गियर। ये मोटर जो है किसको रन करती है? देखिए दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है, गियर मोटर का एक थोड़ा छोटा सा हम कॉन्सेप्ट देखें तो कैसा होता है कि हम गन्ने का जहाँ पे रस बनता है, अगर डायरेक्ट यहाँ पे मोटर के पास में अगर हम ऐसा कुछ जो है सिस्टम लगा दें कि जिससे डायरेक्ट गन्ने को पीस दे, तो दोस्तों मोटर के पास इतनी ताकत नहीं होती कि डायरेक्ट जो है गन्ने को पीस दे। उससे वो क्या करते हैं कि वो उसकी मोटर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको गियर में कन्वर्ट कर देते हैं, और गियर के पास में इतनी ताकत होती है, चूंकि
हम भी जैसे कैसे एक साथ में जो हम 15 फीट नहीं कूद सकते, किंतु हम कदम कदम चल के हम जो है आसानी से 15 फीट तक जा सकते हैं। तो वैसा वैसा ही मोटर को कम चाल चलनी पड़ती है और ज़्यादा एनर्जी उसको मिल जाती है। तो वो क्या करती है, गियर को ताकत दे देती है। अब चूंकि होता क्या है कि दाने को 400 फीट या 350 फीट या 300 फीट तक जो है दाने को पहुँचाना, तो मोटर किससे अगर सीधे अगर हम कोई कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे संभव नहीं है। मोटर जो है 400 फीट तक दाने को लेके आना मोटर के लिए कॉम्प्लिकेट काम हो जाएगा, मोटर जल जाएगी, मोटर के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा, मोटर जल जाएगी। तो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, गियर लगा देते हैं। तो मोटर ने किसको पावर दिया, गियर को। गियर किसको गियर का काम क्या रहेगा, मतलब उस दाने को ट्रांसमिट करना। तो ये आती है यहाँ पे गियर मोटर। यहाँ पे हम कोई सी भी मोटर लगा सकते हैं, हम चाहे क्रॉम्पटन की लगा सकते हैं, जो है गोदरेज की भी लगा सकते हैं, या फिर हम इंडियन जो भी मोटर बनी हुई है वो भी लगा सकते हैं, या चाइनीज़ भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों अभी हमारे इंडिया में जो मुख्यतः प्रयोग किए जाने वाली मोटर है वो है ट्रांसटेक्नो कंपनी। ये इटली की कंपनी है और यही कंपनी जो है हमारे इंडिया में लगभग 90%, तो मैंने जितनी भी जगह जो है चाहे XYZ किसी भी कंपनी का मैंने देखा है, जितने भी कंपनी का देखा इक्विपमेंट, वो ट्रांसटेक्नो कंपनी की ही गियर मोटर प्रयोग की जाती है। किंतु दोस्तों इसका भी मैंने तोड़ निकाल लिया है, वो कहाँ से निकाला है वो एक अलग बात है, किंतु कितने में आएगी वो एक अलग बात, वो हम देख लेंगे। दूसरा होता है आगर। आगर एक प्रकार से हार्ड स्क्रू होता है, एक प्रकार से हार्ड स्प्रिंग है कुल मिला के, और वो जैसे ही घूमेगा तो वो क्या करता है कि वो इसका जो डाया आता है ये आता है 40 mm। इस स्क्रू का जो है ये आगर का डाया आता है 40 mm डाया आता है, और इस जिस पाइप के अंदर घूमता है उस पाइप का डाया आता है 45 mm। तो 5 mm का दोनों के बीच में गैप रहता है। तो दोस्तों ये जो है एक आता है आगर, ये बहुत ही हार्ड जो है कार्बन का बना हुआ है, या हम इसको लोहे का भी बना हुआ आता है, कार्बन का बना होता है। जनरली अभी हमें जो प्रयोग किया जाता है वो कार्बन का प्रयोग किया जा रहा है। और मतलब ये एक बात ये है कि मैंने इसमें देखा है कि ये वेल्डिंग हो जाता है, इसका मतलब ये है कि ये लोहे का भी इसमें मिक्सचर कुछ रहता है। तो दोस्तों ये एक प्रकार से आगर है, और यहाँ जो है इसका मुख्य काम होता है फार्म के अंदर, पाइप के अंदर दाने को आगे धकाना। बस ये इसका काम खत्म हो गया। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और इसको सही करना या फिर इसको वेल्डिंग करना, वेल्डिंग भी इसका आसानी से किया जाता है, क्योंकि जो मैंने अभी जो निष्कर्ष निकाला और जो बात जो है इसका पता निकाला, ये इससे वेल्डिंग किया जा सकता है। अब इसके बाद में आता है GI पाइप। GI पाइप, यहाँ पर आप GI पाइप के अब साथ में यहाँ पे हमारा GI पाइप हो या MS पाइप हो, हम दोनों पाइप का प्रयोग कर सकते हैं। GI पाइप का प्रयोग मुख्यतः इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता, और MS पाइप का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, उसका भी मैं तरीका बता दूंगा। दोस्तों GI पाइप अगर आज के समय में अगर हम 45 mm डाया का 20 फीट का पाइप अगर लेने जाएंगे, कम से कम भी आएगा तो 3000 रुपये का आएगा। और अगर हम यही पाइप, इसका वजन अप्रोक्स यही कोई 10-12 किलो के आसपास, 20 फीट के पाइप का 10-12 किलो वजन रहेगा। जबकि यही पाइप अगर हम MS में अच्छी कंपनी का कॉइल में अगर लेने जाएंगे तो अप्रोक्स 1000 रुपये में पाइप पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम मतलब इसके साथ में मैं पैरेलल में आपको ये भी बताते चले जाऊं कि हम इसके एब्सेंस में हम कौन सी, जैसे मैंने बताया यहाँ पे मोटर का प्रयोग किया जा सकता है, कोई सी भी मोटर का हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे GI पाइप है तो GI पाइप का हम प्रयोग कर सकते हैं, साथ में हम MS पाइप का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब GI पाइप अगर हमें महंगा पड़ रहा हो तो हम MS पाइप का भी प्रयोग कर सकते हैं। किंतु अब दोनों में चीज़ देखेंगे, इसमें जंग नहीं लगता, इसमें जंग लगता है। किंतु अब दोस्तों इसमें जंग लगता है, किंतु हम देखते हैं कि हमारा पोल्ट्री फार्म तो जो है GI का बना हुआ ही नहीं है, ये वो तो MS का बना हुआ है। तो हमारे पोल्ट्री फार्म में हम जंग से रोकने के लिए क्या करते हैं, हम सिंपल सा लेपन करते हैं, हम पेंट कर देते हैं, उसमें रेड ऑक्साइड, उसके ऊपर सिल्वर ऑक्साइड कर दो, इसमें भी जंग नहीं लगेगा। सेम एज इट इज़ ये GI की तरह ही व्यवहार करने लग जाएगा। अब उसके अंदर किसे जो है हम पेंटिंग करेंगे, उसके ऊपर भी मैं दोस्तों मैं आपको जो है बता दूंगा। उसके बाद में आता है पेन फीडर मतलब ये जो है हमारे जो 8 kg का जो फीडर आता है उससे भिन्न आता है, और इसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है कि जो हम दाने इसमें 4, जैसे हमारे मैनुअल जो फीडर आते हैं उसमें 4 स्लॉट बने आते हैं, वैसे इसमें भी 4 स्लॉट बने आते हैं, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज। मतलब इसमें इस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाता है कि पहले दिन से, जैसे हम हमारे मैनुअल फीडर में पहले दिन से